चलो। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, क्योंकि अब EU की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। लगभग सवा माह आपके पास बचा है, लगभग 1.5 महीने मान के चलो आपके पास इतना समय बचा है। और उस समय में आपको दोनों पार्ट क्लियर करने हैं, जिसमें ए पार्ट में मैंने आपको राजस्थान के हिस्ट्री के MCQ प्रश्न करवा रहा था, राजस्थान की ज्योग्राफी के भी स्टार्ट करने में थे, और इंडियन पॉलिटिकल और राजस्थान पॉलिटिकल के भी प्रश्न हम करवाने वाले हैं। रही बात बी पार्ट की, तो बी पार्ट की धाराएं कंप्लीट तैयार हो चुकी हैं। उसके लिए 1 व 2 क्लास मैराथन क्लास होगी, उसी में आपको करवा दिया जाएगा। लगभग 3 से 4 घंटे की 2 क्लास होगी, 3 घंटे की 2 क्लास के माध्यम से धाराओं को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो MCQ प्रश्न चल रहे हैं वो MCQ प्रश्न आपके निरंतर चलते रहेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करिए। आज हम भारतीय पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान के जो प्रश्न है उसमें पहला टॉपिक आता है संविधान सभा। उस संविधान सभा से और संविधान की विशेषताओं से हमने प्रश्न लिए हैं। लगभग 30 प्रश्न 40 प्रश्न हम आज हल करने वाले हैं, जिनमें प्रश्नों में ऑप्शन है और ऑप्शनों में भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बताइए भाई। हाँ, निम्न में से असंगत कथन बताइए। आपको क्या बताना है भाई? असंगत कथन बताना है। क्या बताना है भाई? असंगत कथन बताना है। ये लो, निम्न में से असंगत कथन बताइए कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को सर्वप्रथम हस्तलिखित किया। क्या ये बात सही है? क्या ये क्या कह रहा है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को सर्वप्रथम हस्तलिखित किया था? क्या ये बात सत्य है? क्या, क्योंकि हमें तो असंगत छांटना है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये बात सही है क्या कि HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण और वैद्य द्वारा किया गया। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न ऑप्शन आ गया। चौथा, संविधान सभा द्वारा शेर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। बताइए जल्दी से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? ये असंगत युग्म पहचानना है अपने को। तो बताइए क्या है इसमें? क्या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को सर्वप्रथम हस्तलिखित किया था? क्या ये बात मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल 100% सही है कि हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही सबसे पहले संविधान को क्या किया था? हस्तलिखित किया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये बात भी सही है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। दूसरी बात आती है भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का। बिल्कुल बात सही है कि भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेखन जो किया था वो किसने किया था? बसंत कृष्ण और वैद्य ने किया था। ये बात भी सही है, तो ये बात भी सही है। यहाँ संविधान सभा द्वारा शेर को प्रतीक के रूप में नहीं अपनाया गया था। यहाँ पर अपनाया गया था हाथी को। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो पहले प्रश्न के अंदर असंगत युग्म कौन सा है? चौथा। तो इसके D नंबर 4 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सबसे मैं बात करूं संविधान सभा में, आपको सबको पता है कि संविधान सभा की जो सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज्य विधेयक के तहत की गई थी। और फिर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, 1922 में कहा था। उसके बाद की जब हम बात करते हैं तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की, तथा सर्वप्रथम भारतीय संविधान में एक संविधान निर्माण का असफल प्रयास नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद में 1934 में MN रॉय ने व्यक्तिगत रूप से मांग की थी संविधान के लिए संविधान सभा की, तथा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। जब 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल जाता है तो भारतीय जो सैनिक थे अर्थात भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ न देकर जापान अन्य देशों के साथ में ये कहा कि हम उनके साथ देंगे। तो इस समय ब्रिटेन ने क्या सोचा कि अगर भारतीय सेना हमारे पक्ष में युद्ध नहीं करती है तो हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने हमारी जितनी भी मांग थी उनको मानने के लिए हाँ किया और अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को चालू करने का आदेश दे दिया और उसमें एक बात लिख दी कि आप लोग संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो जिसमें अधिकतर भारतीय सदस्य होंगे। लेकिन भारतीय जो 50 साल से जिस संविधान के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे थे उसे अस्वीकार कर देते हैं। और अस्वीकार का कारण एक इतना ही था कि भाई हम हमारे संविधान के निर्माण कर रहे हैं, उसमें किसी ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अधिकतर भारतीय सदस्य नहीं, इसमें पूरे ही भारतीय सदस्य होने चाहिए और पूरे के पूरे भारतीय सदस्यों के लिए अनुमति देते हो तो हम संविधान का निर्माण कर लेंगे, अन्यथा हम आपके खिलाफ लड़ने वाले हैं। जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध चल रहा है था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसकी समाप्ति के बाद आप जैसा भी संविधान बनाना चाहो अर्थात संविधान के निर्माण के लिए जैसी भी संविधान सभा बनाना चाहो उसका गठन कर सकते हो। तो ध्यान रखना, संविधान के लिए संविधान सभा की पूर्ण अनुमति, गठन की पूर्ण अनुमति किसके द्वारा की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। जब 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके मार्च 1946 में ब्रिटेन का एक कैबिनेट दल जिसे हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं 3 सदस्य आया और दिल्ली में उन्हीं ने जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं उसी कैबिनेट मिशन के तहत हमने हमारी संविधान सभा का गठन किया था। अब सदस्य कितने थे वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आइए, पहला प्रश्न मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि संविधान सभा के द्वारा शेर को प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं अपनाया गया था, हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न बात करते हैं। भारतीय अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त हो गया था? कि भारतीय जो अंतरिम संसद थी उसका अस्तित्व कब समाप्त हो गया था? अब आपको पता अंतरिम संसद किसे बोलते हैं कि संविधान के गठन के लिए जिसका गठन किया गया था उसे ही अंतरिम संसद कहते हैं। अंतरिम संसद का जो समापन हुआ था वह 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। अब यहाँ 52 नहीं लिखा हुआ है तो थोड़ा सा 52 कर देना आप लोग, क्योंकि एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको। तो ध्यान रखना 17 अप्रैल 1952 को भारतीय अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 17 अप्रैल 1952 को भारतीय संसद का अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया था। प्रारूप समिति को अपवहन समिति की संज्ञा किसने दी? अब आपको पता है कि प्रारूप समिति को अपवहन समिति की संज्ञा किसने दी? आप सबको ये पता होगा कि प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे भाई? B.R. अम्बेडकर थे। अध्यक्ष तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ये मैं आपको लिख देता हूं कि अध्यक्ष तो कौन थे भाई? B.R. अम्बेडकर। अन्य सदस्य कितने थे इसमें? 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्यों में से कौन थे? मोहम्मद सिराजुल्लाह थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, एन माधव राय थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे और मोहम्मद सादुल्ला हो गया, के.एम. मुंशी हो गया। इसके अलावा डी.पी. खेतान भी थे, B.L. मित्तर, जिनकी जगह तो टी.टी. कृष्णमाचारी वगैरह हो गए थे, उनकी हम बात करने वाले हैं। अभी पूछ क्या रहा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उस ड्राफ्ट कमेटी बोले तो प्रारूप समिति को अपवहन समिति की संज्ञा किसने दी थी? तो ध्यान रखना कि अम्बेडकर ने दी थी। भाई अपवहन की संज्ञा कैसे दे सकता है? तो स्वयं अध्यक्ष था चर्चिल तो आपको पता है संविधान सभा के गठन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जब मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध कर दिया था, उस समय चर्चिल ने समाचार पत्रों के माध्यम से एक व्यंग भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पे कसा था संविधान सभा पे कसा था कि देखो रे देखो, आज संविधान सभा का विवाह हो रहा है, भारतीय संविधान सभा का विवाह हो रहा है और उसमें उसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन किसको बताया गया था? मुस्लिम लीग को बताया गया था। तो ऐसी एक कथन इसने किया था। निजामुद्दीन अहमद बिल्कुल इसकी बात सही है। प्रारूप समिति को अपवहन समिति की जो संज्ञा देने वाले थे वह कौन थे? निजामुद्दीन अहमद। तीसरे में C नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। अब जिसका भी C नंबर का ऑप्शन सही है उसका तो सही है, नहीं तो गलत है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
असंगत युग्म को छाटिए, समिति है और अध्यक्ष है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू है क्या? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी है क्या? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष क्या सरदार पटेल है क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है क्या? तो ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू ही है। कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू ही है। ध्यान देना, यह गलत हो गया। तो जेपी कृपलानी किसके अध्यक्ष है? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है। जो जेपी कृपलानी है वह मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है कौन? जेपी कृपलानी। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, और सारी बातें सही है कि वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जेपी कृपलानी तो किसके अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार उप समिति के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा में विधायिका हम बोलते हैं संसद। विधायिका हम किसको बोलते हैं? संसद को। संविधान सभा में विधायिका बोले तो संसद की अध्यक्षता संसद के रूप में या विधायिका के रूप में अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? यकीन नहीं आएगा कि भाई विधायिका की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी, ये भी आप पढ़ सकते हो भाई। तो ध्यान रखना, संविधान सभा में विधायिका की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? क्या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता करते थे। किसके रूप में? संविधान सभा के रूप में। अगर संविधान सभा के रूप में चल रही है तो क्या था? अध्यक्षता कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद। और अगर संविधान सभा के अलावा संसद के रूप में चल रही है तो गणेश वासुदेव मावलंकर करेगा। बोले तो जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें सी नंबर का ऑप्शन आएगा। विधायिका के रूप में संविधान सभा की जो अध्यक्षता की जाती थी वो जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी, और संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता की जाती थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? कि संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए भाई। क्या निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे? सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते थे? एकता एवं अखंडता के आधार पर लिए जाते थे? सहमति व समायोजन के आधार पर लिए जाते थे? कि संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर वास्तव में प्रश्न अच्छे हैं। प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ। मैं मानता हूं मेरे को क्लासेस ले हुए बहुत दिन हो गए। आप सबको पता है कि मेरी 10-15 रोज से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आज भी मेरी तबीयत खराब है। बीच में 1-2 दिन ठीक हुई थी, मैंने क्लास भी ली थी, लेकिन वास्तव में मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं प्रॉपर रूप से क्लासेस नहीं ले पाया था। अब ठीक है, हमारे पास जो हमारी टाइपिंग टीम, जो टेक्निकल टीम थी टाइप करने वाली, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो उन्होंने सारा मैटर हमारे लिए आपके लिए सबके लिए तैयार कर दिया। अब केवल पढ़ाना है। पहले मैटर तैयार करने में भी समय लग रहा था, अब हमारे पास सारा का सारा मैटर तैयार है। जिस भी विद्यार्थी को ईओ आरओ के जो भी नोट्स चाहिए, प्रश्न चाहिए, वो एक बार हमारे इस पे कमेंट करके बताना आप लोग कि हाँ सर हमें ईओ आरओ के प्रश्नों का समावेश भी चाहिए, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम में आज से मैं इन क्वेश्चनों का समावेश भी डालने वाला हूं, और इन्हीं के साथ में जितने भी हमने नोट्स से टाइप किया है वो भी बुक्स मैं आपके सामने यहाँ पर टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो ध्यान दीजिए, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते थे। तो संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो सहमति से और समायोजन में, आपसी समायोजन जरूरी था। आपसी समायोजन नहीं होगा तो कोई निर्णय नहीं होगा, तो बिना समायोजन के कोई कार्य नहीं होता था। इस कारण समायोजन की आवश्यकता होती थी। तो सहमति और समायोजन की आवश्यकता है। डी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा और सभी गलत है। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य में से शामिल सदस्य नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के सदस्यों में से शामिल सदस्य नहीं है। एन माधवराव, मैंने बोला था अभी, डीपी खेतान, बीएल मित्र और बीएन राव। तो ध्यान रखना, एन माधवराव जो बना था
इनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये बीच में ही क्या दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। तो ध्यान रखना, जीपी खेतान के त्याग पत्र देने के बाद जो प्रारूप समिति का सदस्य बना था वह कौन बना था, एन माधव राव ही बने थे। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। फिर बात आती है बीएल मित्र, इनकी क्या हो जाती है, सदस्य रहने के बाद में मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने के बाद इनके स्थान पे जो बनाया जाता है वह किसे बनाया जाता है, टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है भाई, टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। बाकी इसके अंदर प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, मोहम्मद सिराजुल्ला आपका है, कृष्णा स्वामी अयंगर है, के एम मुंशी है और इसके अलावा एन गोपाल स्वामी है। ठीक है, ये सारे सदस्य किसके, प्रारूप समिति के। लेकिन ध्यान रखना, डीपी खेतान ने त्याग पत्र दे देता है सब प्रारूप समिति से, उसके बाद में एन माधव राव को उनके स्थान पे बना देते हैं और बीएल मित्र की जब रहते हुए सदस्य रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को बना देते हैं। पहले ये सब समिति का गठन हुआ था, उस समय सदस्य नहीं थे, इन्हें बाद में ही बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। तो बी एन राव, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान रखना भाई, ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार की यदि बात करते हैं तो कौन थे, बी एन राव थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग। भारतीय संविधान का चित्रकारी का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, कि भारतीय संविधान का जो चित्रकारी किया गया कि अनुच्छेदों के माध्यम से ये चीजें इस अनुच्छेद में है, ये इस भाग में है, ये हमारी इस अनुसूची में है, ये हमारे स्रोत से लिए गए हैं, ऐसा ही चित्रकारी का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए भाई, किसके द्वारा किया गया था, क्या नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, राम मनोहर सक्सेना के द्वारा किया गया था, बिहारी नारायण, तो आपको बताया मैंने प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा का तो संविधान सभा को सबसे पहले हस्तलिखित किया गया था। घनश्याम सिंह गुप्ता नहीं आएगा इसमें, नंदलाल बोस आएगा, 1 नंबर का ऑप्शन आएगा इसमें। ध्यान रखना भाई, 1 नंबर का ऑप्शन अर्थात नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की चित्रकारी का कार्य किया था। तो नंदलाल बोस ने क्या किया था, भारतीय चित्रकारी का कार्य किया था। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब लोग दीजिए कि संविधान सभा का प्रतीक क्या घोड़ा है क्या। जल्दी से आंसर दो, इसका तो आप देना ही पड़ेगा आप लोगों को। संविधान सभा का प्रतीक क्या घोड़ा है क्या। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे क्या। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे क्या। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल थी क्या। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर। हाँ बिल्कुल, पहला आंसर इसका सही रहेगा। भारतीय संविधान में जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा नहीं था, बोलो प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। बाकी हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। अरे भाई, जो हमारी प्रस्तावना थी 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गई थी, संविधान का प्रारूप बनके तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था। अब लागू नहीं होने का कारण भी मैं आपको बताने वाला हूं। 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। तो ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं आंशिक संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान का आंशिक संविधान जो लागू हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। इस दिन कितने आर्टिकल एक साथ लागू हुए थे, 16 आर्टिकल इसमें लागू हुए थे। और वह अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, यहां लिख देता हूं, 5, 6, 7, 8 ये आर्टिकल ये थे। इसके अलावा 9 भी था, 60 अनुच्छेद भी था। इसके अलावा 324, 366, 367, 380, 388, कितने आर्टिकल हो गए, 391, 392, 393 और एक लास्ट आर्टिकल था, एक आर्टिकल था 394, जिसके तहत इन सबको लागू किया गया था। तो गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 आर्टिकल ये हो गए टोटल। ठीक है,
16 आर्टिकल हो गए यहाँ पर। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे, बिल्कुल संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से थे 55 सदस्य। कितने सदस्य थे भाई? 55 सदस्य। ध्यान रखना, सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे और कितने सदस्य थे भाई? 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। अगली बात आती है अपनी संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल थी। भाई कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। इन 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन सी थी भाई? बेगम एजाज रसूल। अब कमेंट करके आप लोग बताओ, भारतीय संविधान में एकमात्र रियासतों से महिला कौन थी? भाई देशी रियासतें जो थी, उन देशी रियासतों से एकमात्र महिला सदस्य कौन सी थी? देशी रियासतें थी, देशी रियासतों से जो महिला थी उस महिला का नाम बताओ। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, देशी रियासतों से जो महिला थी उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना, एनी मस्कीन जो देशी रियासतों से थी उसका नाम था एनी मस्कीन, या एनी मस्कीनी जो थी वो क्या थी? देशी रियासतों से एकमात्र महिला थी। तो ध्यान रखना, एनी मस्कीन एकमात्र महिला थी। और कौन थे इसमें? अंबु स्वामीनाथन थी, दक्षियानी थी, दुर्गाबाई थी और मालती चौधरी थी। इसके अलावा रेणुका रे थी। रेणुका रे के अलावा और भी 2-4 महिलाएं सदस्य थी इसके अंदर। पूनिया बनर्जी थी, लीला राय थी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू और सुचिता कल्पनानी। ऐसे 15 महिला सदस्य भारतीय संविधान में थी, जिसमें मुस्लिम महिला ये थी और देशी रियासतों से जो महिला थी वो एनी मस्कीन थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो अगली बात चलते हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। अरे भाई अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। संविधान सभा में ये कथन किसका था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है। जल्दी से इसका प्रश्न आंसर दो भाई कि किसने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। संविधान सभा में यह कथन किसका था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का था? क्या सरदार पटेल का था? जीबी पंत का था? या जिन्ना का था? तो ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही थी कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। यहां पर यह प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में अस्थायी उपसभापति बनाए गए थे। संविधान सभा में अस्थायी उपसभापति बनाए गए थे। एच.सी. मुखर्जी तो क्या थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी अर्थात हिरेंद्र कुमार मुखर्जी। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। बी.एन. राव ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। अगर संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करते हैं तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। फ्रैंक एंथोनी, ध्यान रखना, संविधान सभा में जो अस्थायी उपसभापति बनाए थे वह कौन थे? फ्रैंक एंथोनी ही थे। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अंदर अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे भाई? अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस संविधान सभा में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के लिए चुना नहीं गया था। तभी अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैंने फ्रांस का संविधान पढ़ा है और बाकायदा फ्रांस के संविधान में लिखा है कि अगर कोई बैठक सुचारू रूप से चालू नहीं पा रही अर्थात उसमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो उस समय हम वरिष्ठता के आधार पर क्या कर सकते हैं? इस अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमने जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। वो जो प्रावधान था वो हमने कहां से लिया था? यह प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से लिया था। तो ध्यान रखना, फ्रांस के संविधान से ये हमने प्रावधान लिया था। ये प्रश्न भी आप लोगों को आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हो। अभी तो शुरुआत है पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को अंदर तक जाने वाला हूं कि आप खुद संकोच में डल जाओगे कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। और मजा आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, मनोबल बढ़ाओगे आप, मजा हमें भी आएगा और हम आपका सहयोग पूरा करेंगे, क्योंकि आपके मनोबल के बिना हम जीरो हैं। अगर आप हमारा मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो हमारा काम कैसे चल पाएगा? मनोबल आप लोगों की जिम्मेदारी है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
अब क्या पूछ रहा है, ये सत्य कथन पूछ रहा है। अब ये तो मैं आपको यही बता देता हूं कि कैबिनेट मिशन क्या था। मैं बताऊं आपको कि जब क्रिप्स मिशन ने यह कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, ये बात कह दी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। तो उस शर्त अनुसार स्वाभाविक है कि ब्रिटेन का एक कैबिनेट दल भारत आएगा। और 24 मार्च 1946 को, ध्यान रखना, मार्च 1946 को कैबिनेट दल भारत आया और उसने ये कहा कि आप संविधान के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हो, जिसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सदस्य कितने थे भाई? इसमें 3 सदस्य थे। अब जो कैबिनेट दल आया था उसके अध्यक्ष की हम बात करते हैं। अगर इस कैबिनेट दल के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष था वह था पैथिक लॉरेंस। कौन था भाई? इसका अध्यक्ष जो था वह था पैथिक लॉरेंस। और 2 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर तथा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर तथा स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऐसे 3 व्यक्ति भारत में आए थे। इन 3 कैबिनेट दल के सदस्यों ने, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, उनके द्वारा दिए गए एक प्रारूप के तहत ही हमने संविधान सभा का गठन किया था। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसके तहत क्या संविधान सभा के निर्माण किया गया था? अभी मैंने बता दिया कि हाँ, इस कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। लेकिन संविधान सभा के निर्माण की पूर्ण अनुमति या पूर्ण स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? क्रिप्स मिशन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। बिल्कुल सही है, जुलाई अगस्त में इसके चुनाव हुए थे 1946 के अंदर। इस संविधान सभा के चुनाव हुए 3। ये 24 मार्च 1946 को मैंने बोला था दिल्ली पहुंचा था। ये भी बोला था मैंने कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली बोला था। 3 सदस्य थे। इनमें 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की थी। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना जो प्रकाशित की थी, क्या 16 मई 1946 को की थी क्या? तो इसमें क्या आ रहा आंसर? इसमें दिख नहीं रहा आंसर। इसमें दिखाएगा, इसमें आंसर दिखाएगा, सारे आएंगे। इसमें देखना एक बार आंसर, दिख नहीं रहा इसके अंदर। यहाँ पे क्या है? कुछ दिख नहीं रहा यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 होना चाहिए या उपयुक्त सभी होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी दिख रहा होगा आप लोगों को। उपयुक्त सभी इसमें आएगा, तो उपयुक्त सभी सही है इसमें। हाँ, कर लिया ना, इसमें बाद में देखते हैं अगले प्रश्न क्यों। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान सभा को गठित करने का आधार था। भारतीय संविधान सभा को गठित करने का आधार था। इसका आंसर दो, गठित करने का आधार क्या था? अभी मैंने बताया कि वेवेल मिशन था, किस मिशन था, कैबिनेट मिशन था या माउंटबेटन योजना था। तो किस मिशन तो स्वीकृति दी थी कि आप कर सकते हो, लेकिन आधार किसको बनाया था हमने? कैबिनेट मिशन को आधार बनाया था। इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऐसे 3 सदस्य थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत युग्म बताइए। भारतीय प्रांत के सदस्यों की संख्या ये थी। क्या मद्रास के अंदर, ध्यान रखना, जो संविधान सभा थी, मद्रास में क्या 49 सदस्य थे क्या? पश्चिमी बंगाल में क्या 20 सदस्य थे क्या? संयुक्त प्रांत से क्या 55 सदस्य थे क्या? बिहार से क्या 36 सदस्य थे? इनमें से एक असंगत है। तो ध्यान रखना, मद्रास से 49 दूसरे नंबर की सर्वाधिक संख्या। संयुक्त प्रांत से मैंने आपको 55 बताया था, बिल्कुल सही है। बिहार से अगर हम बात करते हैं तो 36, ये बात भी सही है। पश्चिम बंगाल से 20 नहीं थे, पश्चिम बंगाल से 19 ही सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 19 सदस्य थे। तो आता है पश्चिम बंगाल वाला गलत हो गया। ऐसे प्रश्न भी आजकल एग्जाम में आने लग गए हैं। तो जो ज्यादा है, जो न्यूनतम है, उन प्रांतों को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे जयपुर में कितने सदस्य थे, उदयपुर में कितने थे, कोटा में कितने थे, अलवर में कितने थे, बीकानेर में कितने थे, जोधपुर में कितने थे, ऐसे सदस्यों को तो याद करना पड़ेगा ही आप लोगों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत पाक विभाजन के पश्चात संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से
कितनी सदस्य संख्या रह गई थी। तो ध्यान रखना, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, जो आपको पता है कि विभाजन के बाद में जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसमें टोटल सदस्य 299 थे। हस्ताक्षर की अगर बात करते हैं तो हस्ताक्षर 284 ने किए थे, लेकिन 299 में से 70 तो किससे थे? देशी रियासतों से। 70 किससे थे भाई? देशी रियासतों के बच गए थे। देशी रियासतों के 70 बच गए थे। पहले कितने थे? 93 थे। देशी रियासत तो 70 थी। अब अगर हम निकालते हैं तो इसमें कितने बचते हैं? 229। ये किससे थे भाई? ब्रिटिश प्रांतों से। किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से। तो ध्यान हो गया कि भाई संविधान सभा के जब भारत और पाक का विभाजन हो जाता है, पहले 309 सदस्य थे, विभाजन के बाद में 299 सदस्य रह जाते हैं। उन 299 में से 70 तो देशी रियासतें थी। पहले देशी रियासतों की 93 सीटें थी, फिर बाद में 229 ब्रिटिश प्रांतों के थे। पहले ब्रिटिश प्रांतों की कितनी थी? 296 थी। पहले की बात करें तो 296 थी, और पहले अगर देशी रियासतों की बात करते तो 93 थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ 229 किस ऑप्शन में है? इसमें 299 क्या थे? संविधान सभा की अंतिम बैठक में उपस्थित थे। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें उपस्थित थे। हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? संविधान सभा में अंतिम हस्ताक्षर की अगर हम बात करते हैं तो हस्ताक्षर कितने ने किए? 284 ने। ब्रिटिश प्रांतों से कितने? 229 थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, उस पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कहाँ दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? बताइए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की छोटी सी दिक्कत भी आपके सामने हो तो मुझे बता सकते हो। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की विशेषता, प्रकृति व स्रोत। आज ही करा देता हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी व्यक्तियों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। यह कोई धर्मनिरपेक्ष की बात थोड़ी है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, ये तो स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। सभी नागरिकों को कानून के समान, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, यही तो धर्मनिरपेक्ष होता है। कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है कि इस राज्य का ये धर्म, इस राज्य का ये धर्म, इस राज्य का ये धर्म, इस राज्य का ये धर्म। ना, ये तो एक है पूरा देश, तो इसका एक ही धर्म होता है। यहाँ उसका राज्य का कोई स्तर हमें नहीं होता, यही इसका तात्पर्य है। तो डी नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया है उसका सही है, अन्यथा गलत है। अब बताइए डी नंबर किस किसने किया है? भाई एक बार शेयर तो कर दीजिए वीडियो को। दूसरा टॉपिक आ गया। मैंने कहा था आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिकों के एमसीक्यू कराने वाला हूं। मैं मानता हूं कि 10-15 रोज से मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं कर पाया। अब आपकी रेगुलर क्लासें रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु की बातें नहीं होने वाली है। लेकिन आपका सहयोग, अब वापस से अगर आपने मेरा मनोबल डाउन किया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। प्रश्न अच्छे दूंगा, शानदार दूंगा, 1 नंबर प्रश्न दूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा भाई। चलो भाई अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनन्य है। केंद्र व राज्यों की बीच शक्तियों का वितरण, हाँ बिल्कुल परिसंघीय क्या होगा? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या होता है? वितरण होना ही क्या है? भारतीय संविधान का परिसंघीय होना होता है। ये तो आप लोग थोड़ा सा कर लेना, दिमाग लगा लेना इसमें। तो भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं नृजातियों को? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है ये, 18 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से इसको बताइए आप लोग। हाँ, इसमें ये उल्लेख नहीं आता है भाई नृजातियों वाला, मुझे तो देखा नहीं कहीं उल्लेख। धार्मिक और भाषाई ऑप्शन किसमें है क्या? हाँ, ये बी नंबर का ऑप्शन है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो बी नंबर का ऑप्शन हो गया इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में है? भारतीय संघ में भी है तो अमेरिका संघ में भी है। संविधान में 3 सूचियां हैं। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि संविधान में, हमारे संविधान में क्या 3 सूचियां है क्या? संघ सूची, समवर्ती सूची, बिल्कुल है। हमने अवशिष्ट सूचियां भी हमारे तो है कि नहीं है? हमें तो अवशिष्ट सूचियां भी हैं और अमेरिका में अलग अलग होती है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय
हाँ, ये हुई ना बात। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये बात सही है। भारतीय संघ की विशेषता भी है, अमेरिका संघ की विशेषता, और इन दोनों में से और तीनों में से कोई विशेषता भारतीय और अमेरिका की समान नहीं लग रही मुझे। एक ही विशेषता लग रही है कि भारत संविधान की व्याख्या करने के लिए वहाँ संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालय, वहाँ भी न्यायालय है तो यहाँ भी न्यायालय है। बिल्कुल ये बात सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा से, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, भारतीय संविधान के अधिनियम 1947 से, और भारत की जनता से। बिल्कुल शानदार प्रश्न है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ध्यान रखना, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से करता है। किससे करता है भाई? भारत की जनता से करता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर के ऑप्शन में है, भारत की जनता से करता है। बिल्कुल सही है, और किसी में इसमें नहीं है प्राधिकार की बात करें तो। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए आप लोग। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? मौलिक अधिकार वाला संविधान है, विकासशील संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है कि यह वकीलों का संविधान है। अरे आलोचनात्मक अगर व्याख्या पढ़ेंगे हम तो उसमें कहा गया भारतीय संविधान तो एक वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का संविधान है। ये बात कही गई है, उसकी व्याख्या भी अपन मेंस वाली क्लास में देख चुके हैं। इसके स्पष्टीकरण मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया था। तो वकीलों का स्वर्ग यही आएगा, संदर्भ में कहा जाता है। चलो बताओ, निम्न में से असंगत युग्म, इसमें कोई चीज छूटने वाली नहीं है। भाई मैंने ये पहले भी बता दिए थे, अभी बता रहा हूँ। आप लोग अगर कहीं भी आपको ये लगे कि सर इसको कंफर्म कीजिए तो मुझे बताना, कमेंट करके जरूर। मैं वापस वीडियो बनाकर उस चीज के बारे में स्पष्ट कर दूंगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहां से ली गई है क्या? बिल्कुल ये बात सही है या गलत है, बताइए आप लोग। रूस के संविधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो हमारी प्रस्तावना में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या रूस से ली थी क्या? फिर मुझे बताओ स्वतंत्रता कहां से ली थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जर्मन के वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए थे, और भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया था। देखो आ जाओ भी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, ध्यान रखना, संसद की दोनों सदनों की जो बैठक होती है वह संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति। एक बात ध्यान देना, आपको पूछ रहा हूं मैं, कमेंट करके बताओ सब लोग कि संयुक्त बैठक के अंतर्गत या संयुक्त बैठक का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है? केवल मैं पूछ कह रहा हूं, संविधान के किन किन अनुच्छेदों में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना, एक तो अनुच्छेद 108 है, आटो या तो ध्यान रखिए वही। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के द्वारा अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों की क्या हो सकती है? संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 118 भी संयुक्त बैठक से संबंधित है। 18(4) है जो भी है, इसमें क्या है कि भाई जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होती है, उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होते समय जो उसकी अध्यक्षता करेगा वो किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक दोनों सदनों में जब किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना भाई, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? 118 के तहत करता है। एक और आर्टिकल है इसमें जो आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा आर्टिकल है। ध्यान रखना, एक आर्टिकल और है 88 वाला आर्टिकल। उसमें क्या दे रखा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो महान्यायवादी होता है वो महान्यायवादी की संसद की बैठकों में भाग भी ले सकता है और अपना विचार भी व्यक्त कर सकता है, केवल मत नहीं दे सकता। तो ध्यान रखना, वह संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 88 के तहत। तो यहां पर कौन सा आएगा? 3 आर्टिकल आपको मैंने बता दिया। रूस के संविधान से क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ली गई है क्या? बिल्कुल ली गई है कि जो हमारी प्रस्तावना के अंदर सामाजिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय होती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, 2 प्रकार की बंधुता होती है, 2 प्रकार की समता होती है। ये सारी बातें जो है वो हमने अलग अलग देशों से ली थी। तो ध्यान रखना, बंधुता और स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो बंधुता और स्वतंत्रता जो ली थी वो फ्रांस के संविधान से ली गई थी। आप लोगों को पता होगा कि जो बंधुता होती है और जो स्वतंत्रता होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, वो हमने फ्रांस के संविधान से ली गई थी। और 3 प्रकार की जो न्याय होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो हमने रूस के संविधान से ली गई थी। जर्मन का, यहां देखो ये भी प्रश्न बन गया है,
वाइमर संविधान किस देश का संविधान को कहते हैं? वाइमर संविधान किस देश के संविधान को कहते हैं? तो जर्मन के संविधान को कहते हैं। क्या आपातकालीन उपबंध जर्मन के संविधान से लिए गए थे क्या? नहीं, यही बात गलत है, यही बात गलत है। ये पूछ क्या रहा है? असंगत युग्म पूछ रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, आपातकालीन उपबंध क्या जर्मन से लिए गए थे क्या? नहीं लिए गए थे। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किससे लिया गया था? यहां से लिया गया था। भारत शासन अधिनियम राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया था। बिल्कुल ये बात सही है, अतः इसमें एक ही गलत है, सी नंबर का ऑप्शन, और सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? ये क्या पूछ रहा है? अमेरिकी के संविधान से कौन सी विशेषता नहीं ली गई है? क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना? हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत लिया जाता है। और महाभियोग शब्द का सबसे पहले अगर उल्लेख की बात करते हैं तो आर्टिकल 56 में किया गया है। महाभियोग शब्द के उल्लेख की बात करते हैं तो सबसे पहले 56 में किया गया। अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो किस में है? 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो 61 में है। क्या है महाभियोग? किस सदन में लाया जाता है? तो ध्यान रखना, महाभियोग सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके लिए कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। और 1/4 के बाद अगर संकल्प लाया जाता है 1/4 सदस्यों का, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संकल्प लाने के बाद 2/3 सदस्यों से उसको पारित करना होता है और पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन उसमें जांच अधिकारी के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति को संदेश पहुंचाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधियों को उनके मध्य अपनी बात रखने के लिए भेज सकता है, और अगर ये बात पूरी हो जाती है तो उसको हटाया जा सकता है। यही महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल अमेरिका के संविधान से ली गई थी। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना समावेदन प्रक्रिया कहते हैं उसको। महाभियोग से ही मिलती जुलती एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं समावेदन प्रक्रिया। तो बिल्कुल वो भी हमने अमेरिका से ली थी। राज्यपाल की नियुक्ति क्या हमने अमेरिका के संविधान से ली थी क्या? बिल्कुल, यहां थोड़ा सा डाउट हो गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो हमने ली थी वो कहां से ली थी भाई? कनाडा के संविधान से ली थी। कहां के संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से ली थी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ध्यान देना इसमें। और उपराष्ट्रपति पद आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 में क्या है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 89 में भी यही बात लिखी हुई है कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा। ये दोनों बातें आपकी इसमें लिखी हुई है। तो इसमें गलत कौन सा है? राज्यपाल की नियुक्ति ना कि अमेरिका से। लोग कहां से ली थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी। कनाडा के संविधान से मैंने आपको और बताया था। बताओ क्या क्या ली थी कनाडा के संविधान से? बताओ भाई। बता रहे हो क्या? चलो कोई ना, अगली बात करते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई थी? जल्दी बताओ, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। इसी ब्रिटेन के संविधान से विधायी प्रक्रिया भी ली गई थी भाई। विधायी प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी भी कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। अगर हम कनाडा के संविधान की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले आया था संयुक्त बैठक। और इसके बाद में प्रस्तावना की भाषा जो होती है कि प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा का प्रारूप है, वो कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति थी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को, तो ध्यान रखना वह पंक्ति यूएनओ से ली गई थी। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर? मंत्रिमंडल प्रणाली आपके ब्रिटेन से ली गई, तो पहला ही ऑप्शन सी हो गया। फ्रांस से क्या ली थी? आपको मैंने बताया प्रस्तावना में जो बंधुता है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, वह कहाँ से ली गई थी? फ्रांस के संविधान से ली गई थी। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता जो है वो कहाँ से ली गई थी? फ्रांस के संविधान से ली गई थी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? कौन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं?
ध्यान देना भाई, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ कौन लेते हैं? संसद के सदस्य शपथ लेते हैं, संसद के अभ्यर्थी शपथ लेते हैं, विधानमंडल के अभ्यर्थी शपथ लेते हैं, सभी लेते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें सभी आएगा। अब आप कहोगे संसद के सदस्य कौन? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। आते हैं संसद के अभ्यर्थी, चाहे लोकसभा के चुनाव के लिए जितने भी अभ्यर्थियों ने उम्मीदवारी की है अर्थात चुनाव लड़े हैं, एक लोकसभा क्षेत्र से 3 या 4 चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी शपथ का प्रावधान भी क्या संविधान में वर्णित है? क्या बिल्कुल है। अनुसूची 3 में जो निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में। क्यों? क्योंकि जब वो नामांकन भरने जाते हैं और नामांकन भरते समय या तो कलेक्टर महोदय के सामने या एसडीएम महोदय के सामने जो भी नामांकन के समय से शपथ लेते हैं उस शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। तो संसद के सदस्य और अभ्यर्थी दोनों हो गए। विधानमंडल और विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य भी हो गए, विधान परिषद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में ही है। अभ्यर्थी कौन होते हैं? कि विधानसभा के लिए जो एमएलए चुनाव बनते हैं उन एमएलए के लिए पता है एक विधानसभा से 10-5 लोग तो चुनाव लड़ते हैं, तो उन 10 की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में जिन्हें हम अभ्यर्थी बोलते हैं। ठीक है, तो सभी आएगा इसमें। किहोतो होलनवाद का संबंध किससे है? किस अनुसूची से है? तो ध्यान रखना किहोतो होलनवाद जो आपने पढ़ा होगा दल बदल कानून। कौन सा कानून? दल बदल कानून। जो दल बदल कानून के तहत सदस्यों की नियोक्ता हो जाती है तो उसके तहत जो स्पीकर का जो निर्णय होता है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस पहले नहीं किया जा सकता था, लेकिन किहोतो होलनवाद के तहत स्पीकर के द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो आपसे पूछें कि स्पीकर महोदय के द्वारा दिए गए निर्णय की क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या बिल्कुल हाँ हो सकती है। किस वाद के तहत हो सकती है? तो ध्यान रखना किहोतो होलनवाद के तहत हो सकती है। इस किहोतो होलनवाद का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। तो दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में था? 10वीं अनुसूची में था। ठीक है, और कोहेलोवाद किसमें था? बताइए जल्दी से। कोहेलोवाद था 9वीं अनुसूची में। कि 9वीं अनुसूची में डले विषयों पे न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी, लेकिन कोहेलोवाद के बाद 9वीं अनुसूची में डले विषयों के ऊपर भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो कोहेलोवाद तो किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। किहोतो होलनवाद किससे संबंधित है? दल बदल वाली 10वीं अनुसूची से। ये आपको समझ में आ गया होगा। 7वीं अनुसूची आप सबको पता ही है, 8वीं अनुसूची भी आपको पता है। हाँ, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस सूची में है? तो 6ठी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची के अंदर है। सॉरी 6ठी नहीं होगा, 6ठी में थोड़ी आएगा, 6ठी में तो वो है, अरे यार समझ आएंगे इसमें। 4थी अनुसूची। कौन सी अनुसूची?